Hello everyone. We are reading the chapter number 6 of civics for class 8th, जिसमें हम रीड कर रहे थे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। और अभी तक हम इस चैप्टर में रीड कर चुके हैं शांति का केस कि शांति जो है वो एक हाउसमेट है और उसकी जो मालकिन होती हैं वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं जबकि उसने कुछ नहीं किया होता और उस पर केस फाइल होता है। तो हमने देखा अबव केस में कि इस इंसिडेंट्स में मेनली फोर प्लेयर हैं जिन्होंने इस क्राइम के बारे में कार्रवाई की। और जो फर्स्ट जो प्लेयर है वो है पुलिस, उसके बाद आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद डिफेंस लॉयर एंड जज। You have seen the roles each of them played in the above case. Now let us try to understand their roles more generally. तो आपने इन चारों का रोल देखा कि किस तरह से पुलिस ने काम किया, उसके बाद कैसे सरकारी वकील आए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आए, उसके बाद डिफेंस लॉयर ने क्या किया और फाइनली जज ने जो है अपनी जजमेंट दी। लेकिन अब जो है हम इन्हीं के रोल को थोड़ा सा और मैं कहूँ एक्सप्लेन तरीके से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम? पुलिस का क्या रोल है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पुलिस का वो है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने से पहले कंप्लेंट लिखना, उसकी शिकायत जो है वो दर्ज की जाए। एंड इस इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस। और ये जो कंप्लेंट है ये दर्ज करते हुए वो रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट्स, गवाहों की जो भी गवाही हैं, विटनेसेस की जिन्होंने देखा है तो उनकी गवाही वो नोट करती है, रिकॉर्ड करती हैं। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस, और अलग अलग तरह के जितने भी सबूत होते हैं वो कलेक्ट करती है पुलिस। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पुलिस एक ओपिनियन फॉर्म करती है। इफ़ द पुलिस थिंक द एविडेंस पॉइंट आउट टू द गिल्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन दे हैव टू फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। अगर उन्हें सबूत इकट्ठा करते हुए लगता है कि कोई पर्सन दोषी है तो उसके खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट बनाती है और उसको कोर्ट में फाइल करती है। As stated at the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person is guilty or not or innocent. That is for the judge to decide. जैसा कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही देखा कि पुलिस का काम ये नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं, कोई पर्सन दोषी है या नहीं, तो ये काम किसका है? जज का। You read in the unit 2 about the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law. जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होनी चाहिए, जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो नहीं टूटना चाहिए। एंड विद फुल रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन राइट्स, जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं पुलिस के लिए कि अरेस्ट के टाइम पे किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने से पहले उनको ये वाली गाइडलाइंस जो हैं फॉलो करनी होंगी। डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, तो सबसे पहले उनको ये डिटेक्ट करना होगा और इंटेरोगेट करना होगा, क्वेश्चनिंग करनी होगी कि क्या वो सही पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं या नहीं। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जांच के दौरान पुलिस जो है किसी को भी टॉर्चर नहीं कर सकती, मार नहीं सकती या उसको शूट भी नहीं कर सकती बिना पता लगाए कि वो दोषी है या नहीं। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंस। वो जो है किसी भी पर्सन को सज़ा देने की हकदार नहीं है। पुलिस जो है किसी भी पर्सन को सज़ा नहीं दे सकती किसी भी जुर्म के लिए। Article 22 of the Constitution and criminal law guarantee to every arrested person the following fundamental rights.
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 22 है वो हर एक अरेस्टेड पर्सन को कुछ एक फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी एज अ ह्यूमन उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जो भी दोषी करार दिया गया है या जिसको दोषी माना गया है पुलिस के द्वारा, उसको अरेस्ट करने से पहले उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इंश्योर करना होगा पुलिस को। फर्स्ट जो इसमें मैं कहूँ राइट्स दिया गया है वो है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द अफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड। सबसे पहले उस पर्सन को यह बताना होगा कि उसको किस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी अरेस्ट का कॉज हमें उसको बताना होगा। पुलिस को अरेस्ट का कॉज उसको बताना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा कि आपको इस ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। Secondly, the right to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest. 24 घंटे के अंदर अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने, एक जज के सामने उसको प्रेजेंट करना होगा बाय द पुलिस। The right not to be ill-treated or tortured during the arrest or in custody. पुलिस कस्टडी में उसको कोई भी टॉर्चर नहीं मिलना चाहिए, ना ही उसको कोई इल ट्रीटमेंट दिया जाएगा बाय द पुलिस, ऐसा लॉ कहता है। ऐसा उस क्रिमिनल का या उस दोषी जिसको मान रहे हैं अभी तक, जो कि साबित नहीं हुआ है, कोर्ट से पहले हम उसको दोषी नहीं मान सकते, बट स्टिल जिस पर भी शक है तो उसको इल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता, ना ही उसको टॉर्चर किया जा सकता है। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अगर पुलिस कस्टडी के दौरान, जेल में रहने के दौरान, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उससे कोई भी कन्फेक्शन करवाया जाता है किसी भी दबाव में आकर, तो वो नहीं माना जाएगा। जज के सामने जो वो कहेगा उसी बात को माना जाएगा। अ बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to the police station only for questioning. सिर्फ सवाल जवाब के लिए किसी भी मेल को अंडर 14 या किसी वुमेन को नहीं बुलाया जा सकता पुलिस स्टेशन में। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो कि पुलिस के मैं कहूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि एक्यूज्ड पर्सन को दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर दिए हैं, और डी के बसु एक ने कुछ गाइडलाइंस दी है जिसमें है अरेस्ट के दौरान ही उनको क्या क्या इंटेरोगेशन के दौरान और अरेस्ट के दौरान कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो कौन कौन सी हैं। पुलिस ऑफिशियल हु कैरीज आउट द अरेस्ट और इंटेरोगेशन शुड वियर क्लियर एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम्स टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। जो भी पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए आते हैं उनके पास अपने आई कार्ड्स होने चाहिए, उनके पास क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उनके नेम टैग्स होने चाहिए, उनके डेजिग्नेशन होने चाहिए। अ मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट शुड इंक्लूड द टाइम ऑफ डेट of arrest. It should also be arrested by at least one witness who could include a family member to the person arrested. तो जो भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसके पास एक आई विटनेस होना ज़रूरी है, कोई ना कोई उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है, यानी उसके अरेस्ट के दौरान वो अकेला ना हो, कोई और विटनेस वहाँ पर होना ज़रूरी है। The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative, friend or well-wisher. तो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये राइट है कि वो अपने एक फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड को या फिर अपने किसी भी वेल विशर को इस बात की इंफॉर्मेशन दे। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लिव आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। अगर किसी का कोई भी फैमिली अगर बाहर रहती है या फिर उसका फ्रेंड कोई बाहर रहता है, तो अगर पुलिस ने किसी को नहीं बताया है तो 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उन्हें उसके अरेस्ट की डेट, टाइम सब कुछ बताना होगा, और ये भी बताना होगा कि उसको कहाँ कस्टडी में रखा गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट पुलिस को फॉलो करनी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, जो कि ज़रूरी है बिफोर फाइलिंग अ केस या किसी
किसी की भी हम शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं तो FIR सबसे पहले फाइल होती है। देखते हैं FIR है क्या। It is with the registration of an FIR that the police can begin with their investigation into a crime. किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करने से पहले पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी. The law states that it is compulsory for an officer in charge of the police station to register an FIR whenever a person gives information about a कॉग्निजिबल ऑफेंस. अगर कुछ भी हुआ है, कुछ भी ऐसा लॉ के ख़िलाफ़ हुआ है, तो वो पुलिस की ड्यूटी बनती है, स्टेशन इंचार्ज की ड्यूटी बनती है कि वो रजिस्टर में FIR फाइल करे. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस ईदर ऑरली और इन राइटिंग. तो पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑरली भी दी जा सकती है, तो पुलिस उसको रिटर्न में लिख लेती है, या फिर रिटर्न में हम कोई एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसमें जिक्र हो कि क्या घटना घटी है. द FIR यूजली मेंशन द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस. तो इसमें सब कुछ मेंशन होता है, डेट, टाइम और वो जो प्लेस है, कौन सा है, किस जगह हुआ क्राइम, तो ये सब मेंशन होता है. एंड डिटेल्स द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंसिंग इंक्लूडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स. तो जो भी इवेंट हुई हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन FIR में लिखा होता है, क्योंकि FIR का मतलब ही ये होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. दैट मीन्स कि आपने सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर किसी भी क्राइम के खिलाफ क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है, वही FIR है. तो इसमें पूरे इवेंट्स को मैं कहूँ एक्सप्लेन किया होता है पूरे इवेंट्स को. इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मैंशनड, द FIR ऑल्सो स्टेट द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंटेंट. तो जितने जो कंप्लेंट करता है उसका एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, उसके बाद जो क्रिमिनल है उसका, जिसको क्रिमिनल माना गया है, उसका नेम एंड एड्रेस पूरी तरह से मेंशन किया होता है इसमें. दिस इज़ अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन FIR एंड इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेनेंट. जो भी कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, उसके द्वारा इसको साइन किया जाता है. द कंप्लेनेंट also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. और जो भी शिकायत करता है वो अपनी शिकायत की एक कॉपी, FIR की एक कॉपी अपने साथ लेकर जा सकता है. उसके बाद हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो हम करेंगे कल की वीडियो में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा.